हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे जो 9th एंड 10th सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज साउथ अफ्रीका एंड जापान, जहाँ से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न लिए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो साउथ अफ्रीका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउदर्न पार्ट में जो लाई करता है, इस देश से हम लोगों ने दो मेजर प्रोविज़न लिए हैं। पहला है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड सेकेंड वन इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। And this one is very much important, and apart from that this gives the procedure followed to elect the member of Rajya Sabha. Okay, सो ये राज्यसभा की अगर बात करें तो ये राज्यसभा हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अपर हाउस को बोला जाता है, और अदर वर्ड में बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है इसको, राज्यसभा को। सो इसके जो मेंबर होते हैं वो हर जो स्टेट होता है उसके एमएलए वहाँ पे उस विधान, हर स्टेट में जो विधानसभा होते हैं वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। सो राज्यसभा मेंबर इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ओके, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। दैट इज जो हमारे देश में हमारे अलग अलग जो राज्य होते हैं, अलग अलग राज्य के में लोगों के द्वारा एमएलए चुने जाते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में विधायक भी बोलते हैं, और वो अपने स्टेट के कैपिटल में के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वहाँ पे बैठते हैं, वो अपने स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं। जैसे कि बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पटना में, बिहार विधानसभा जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे जितने जो एमएलएज हुए हैं जो कि चुने गए हैं लोगों के द्वारा, तो वो सारे एमएलए मिलकर के चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, पर्टिकुलरली बिहार से जो इलेक्ट होते हैं राज्यसभा मेंबर। ओके, सो राज्यसभा मेंबर जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ये एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और ये टोटल हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245। ओके, एंड मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो कितने हैं, 250 राज्यसभा मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो सकते हैं। अभी हमारे पास 245 मेंबर्स राज्यसभा के हैं, जिसमें 233 जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। ये 233 में 225 जो होते हैं 28 स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसके द्वारा 225 चुने जाते हैं, और जो 8 बचे वो 8 यूनियन टेरिटरी के द्वारा चुने जाते हैं। और यूनियन टेरिटरी में मेनली 3 हमारे पास है अभी, जिसके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और वो है एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर जिसके 4 सीट्स हैं, फिर उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद 3 सीट्स है राज्यसभा सीट्स हैं, उसके बाद हमारे पास है पुडुचेरी, और पुडुचेरी के पास हमारे पास एक राज्यसभा सीट्स है। तो 4 3 7 1 8 यूनियन टेरिटरी से हमारे राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, और 28 स्टेट से 225 राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, टोटल 233, और 12 जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये जो नॉमिनेशन होता है डिफरेंट सेक्टर में होता है, आर्ट, साइंस, फिर आपका सोशल सर्विस, ये सारे अलग अलग सेक्टर से प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। टोटल मिलाकर के हमारे यहाँ अभी 245 का स्ट्रेंथ होता है राज्यसभा में, और ये मैक्सिमम 250 तक जाता है। अभी जो 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फिक्स किए गए हैं, और वो डिफरेंट है, एंड वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है उस बेसिस पे उस स्टेट्स को नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर दिए गए हैं। हमारे बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे पास 16 राज्यसभा मेंबर के लिए सीट्स हैं। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तो ये टोटल इनिशियली 21 किया रखा गया था, बाद में बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था टोटल 22 राज्यसभा सीट्स हमारे यहाँ हुआ करता था। अभी बिहार के लिए 6 है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड के लिए हमारे पास 5 राज्यसभा सीट्स हैं। ओके, तो 22 - 5 अगर हम लोग करते हैं 6, हाँ, ये हमारे पास
6 झारखंड के लिए है और 16 हमारे पास बिहार के लिए राज्यसभा सीट्स हैं। अब हमारे यहाँ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा एमएलए का जो नंबर ऑफ सीट्स है बिहार में वो है हमारे पास 243। अब ये 243 जो एमएलए लोग हैं जो विधानसभा में बैठते हैं, यही 243 लोग चुनते हैं हमारे यहाँ 16 राज्यसभा मेंबर को। ठीक है, 16 राज्यसभा मेंबर को हमारे यहाँ 243 जो एमएलए हैं वो चुनते हैं। तो राज्यसभा के लिए जो मेंबर का इलेक्शन होता है वो जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट वी टूक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब होता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आज के 73 साल पहले बना था। ओके, 73 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय सिनेरियो अलग थे। टेक्नोलॉजी की बात करें वो उस समय उतना एडवांस नहीं था। ओके, सो उस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय के अनुसार बना था। सो समय चेंज होते जा रहे हैं। देन आफ्टर नाउ वी आर इन 2023, so now some changes needs to be there in this constitution so that it is effective till date. Okay, so for that purpose हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और ये अमेंड करने का जो हम लोगों ने प्रोविजन लिया है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फतेह की बात ये है कि अभी तक 73 साल में हम लोगों ने 105 अमेंडमेंट कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना खूबसूरत है कि हम लोगों ने ज़रूरत के अनुसार हम लोगों ने इसको अमेंड किया, सुधारा है। ओके, और इसमें अगर बात करें तो 1971 से लेकर के 1990 के बीच में लगभग हम लोगों ने 45 अमेंडमेंट किया है, जो कि सबसे मैक्सिमम लेवल पे है 1971 से 1990 के बीच में। अब देखिए, अब बातें हैं कि हम लोग सुधार सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दिस अमेंडमेंट कैन बी डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो क्या पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी मतलब किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं? नहीं। फॉर दिस पर्पस क्या है, हमारे पास जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, अलग अलग हम जो गवर्नमेंट चलाने के लिए होते हैं। तो एक दूसरे का हर कोई अगर हम लोग लोकल भाषा में करें तो ये तीनों जो ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी है एक दूसरे का गट्टा पकड़े होता है। मतलब कि नो वन कैन एक्साइज मोर पावर देन व्हाट इज मींस रिटन देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा ये जो लेजिस्लेचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से चेंज करना चाहेगा, देन आवर सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अलाउ दैट, जुडिशियरी उसे रोकेगा, थामेगा। एंड दिस पर्पस बहुत बार हमारा सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट के बीच में ताका-झाकी हुआ, और जो अभी हमारा अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर फॉलो होता है कि किस लेवल तक अमेंड किया जा सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो लास्ट आया था एक सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट आया था। वो वर्डिक्ट बेसिकली एक आदमी के द्वारा पिटिशन फाइल करने के बाद केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट्स ऑफ केरला, उस वर्डिक्ट में 13 जज का बेंच का गठन किया गया था। देन आफ्टर उसके बाद ये उसमें वर्डिक्ट लाया गया कि जो पार्लियामेंट में है दे कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन मेक अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं तो उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें हम लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ प्रोसीजर हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ सपोज दिस पार्लियामेंट विल डू दैट, then in that case supreme court and judiciary system will make that amendment invalid। और हमारे जो इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए थे जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार दे दिया। और ये जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास पार्ट 20 में आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल 368 में वर्णित है, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर हम लोग बोल सकते हैं कि ये है, और ये बहुत बड़ी खूबसूरती भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि हमेशा ये नया रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लगातार हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन
the number of amendment that we can do within a year, within a decade. जैसा कि हमने बोला आपको 1971 से 1990 के बीच में लगभग 45 अमेंडमेंट के आसपास किए गए। ओके, सो ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि एक साल में हम लोग 2 ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, 10 अमेंडमेंट कर सकते हैं, 100 अमेंडमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ अमेंडमेंट दैट पार्लियामेंट कैन डू, बट देयर इज लिमिटेशन on that the basic structure of this constitution can't be amended. Okay, now जो next हम लोग है देखेंगे जापान से हम लोगों ने क्या प्रोविजन लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जापान से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा। हम लोगों ने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है नो नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड और पर्सनल लिबर्टी except procedure established by law, except according to procedure established by law। मतलब कि किसी को उसका जीवन नहीं लिया जा सकता, उसको मतलब कि उसका जो लाइफ है वो लाइफ को नहीं छीना जा सकता है, एक्सेप्ट किसी का भी नहीं छीना जा सकता है, एक्सेप्ट कि उसका जो लाइफ है उसको लिया जा रहा है एक प्रोसीजर के अनुसार, एक किसी कारण, एक किसी मेजर कॉज के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल कि आदमी को एक नागरिक है इस देश का, सिटीजन का, सो उसके पास एक अधिकार है जीने का। ओके, उसका पर्सनल लिबर्टी का, पर्सनल लाइफ का उसके पास अधिकार है, सारे लोगों के पास अधिकार है। लेकिन सपोज वो आदमी, सपोज वो नागरिक, वो सिटीजन कोई ऐसा क्राइम करता है, किसी का मर्डर करता है, सपोज ही डज रेप टू एनीवन, देन इन दैट केस इफ सपोज अ प्रोसीजर इज फॉलोड, किसी ने पिटिशन डाला, एफआईआर हुआ, देन आफ्टर उस पर सुनवाई हुई, देन आफ्टर जुडिशियरी जो हमारा कोर्ट है वो, अगर कोर्ट उसमें वर्डिक्ट देता है, उसमें जो डिसीजन देता है कि ही और शी शुड बी हैंग, देन in that case a procedure is followed। okay, a procedure is followed and वो प्रोसीजर क्या है, हमारे जो मेंबर है पार्लियामेंट में या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव इस देश के हैं जो लॉ बनाते हैं उनके द्वारा वो प्रोसीजर बनाया गया है। देन इन दैट केस this person can be deprived of life also। okay, and that is procedure established by law। So this we took from Japan। Japan is also a East Asian country जो कि हमारा पैसिफिक ओशन में लाई करता है। सो इससे हम लोगों ने एक मेजर प्रोविजन लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कल हम लोग लास्ट इस जो हमारा सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका लास्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ one article each। Thank you everyone। So enjoy your learning, happy learning।